मैं एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आपकी सेवा में और आज की क्लास को हम रखेंगे एकदम क्रिस्प और शॉर्ट और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। पीछे का एक रिकैप दे देती हूँ कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि चार्जिंग सेक्शन क्या होता है और उसके बाद से हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र का डेफिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैपिटल एसेट क्या होता है, मतलब उसका डेफिनेशन पढ़ा कि कैपिटल एसेट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एंड उसके बाद से हमने पढ़ा कि चार्जिंग सेक्शन के 7 प्रोवाइज़ो होते हैं और उस टोटल 7 प्रोवाइज़ो को हमने एक दिन में ख़त्म किया। फिर हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और ये भी देखा कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट डिवाइड होते हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं। उसके बाद से लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं चार्जिंग सेक्शन के। टोटल 4 एक्सेप्शंस होते हैं, जो एक होता है आपका इंश्योरेंस, एक होता है आपका कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफ़र हो जाना एंड वाइस वर्सा स्टॉक इन ट्रेड का कैपिटल एसेट में भी ट्रांसफ़र होना एक केस होता है। दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्शन बट ए केस। वाइस वर्सा वाली सिचुएशन भी हमने पढ़ी थी और उसी में आज हमने एडिशन किया सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। सो अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक एक्सेप्शन टू चार्जिंग सेक्शन, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देती हूँ इस टॉपिक को, मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले आपको पूरा सिचुएशन समझा देती हूँ एंड देन अगर कहीं पे ज़रूरत लगेगी वहाँ पे मैं वापस से समझाऊंगी, नहीं तो हम पढ़ के आगे निकल जाएंगे जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो। और अगर आपने पढ़ा और कहीं पे आपको प्रॉब्लम लगा देन यू कैन ऑब्वियसली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो शुरू करते हैं। देखो, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता क्या है। ये एक मेरे पास एक प्लॉट है, ये प्लॉट है मेरे पास, उस पर लैंड और बिल्डिंग भी है। अब हुआ क्या, मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार इस पर ना मैं अभी अपने एग्जाम्पल में एक प्लॉट मान रही हूँ, सिचुएशन को समझ लेना। बट मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे नहीं कि सिर्फ ये प्लॉट के लिए सेक्शन एप्लीकेबल है, ये लैंड एंड बिल्डिंग के लिए भी है। मेरे पास एक लैंड है और उस पर बिल्डिंग है तो भी इस केस एप्लीकेबल हो सकता है। बट अभी के लिए मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, सिर्फ प्लॉट मानती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि काश मैं इस पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवा पाती। ठीक है, बट मैं सोचती हूँ यार इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए तो मुझे करोड़ का खर्चा आ जाएगा और अभी मैं मेरा कुछ अदर बिजनेस है, मैं उसमें पैसे खर्च कर रही हूँ, मैं तो इसमें अभी इतना करोड़ का खर्चा करना नहीं चाहती। तो मैंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्टर से एग्रीमेंट किया। यहाँ पे मैं हूँ इंडिविजुअल और ये है कॉन्ट्रैक्टर, हम दोनों का एग्रीमेंट हुआ। मैंने कहा सुनो मैं काम करती हूँ, मैं आपको प्लॉट देती हूँ, एक तरीके से मैं आपको अपना प्लॉट सेल कर रही हूँ। और जब मैं आपको अपना प्लॉट सेल कर रही हूँ तो आप मुझे क्या करो, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के दो। अब जब मैं आपको अपना प्लॉट सेल करूँगी तो बदले में आप मुझे कुछ कंसिडरेशन तो दोगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के दूंगा। और सपोज़ करो कि 10 फ्लोर है, तो उसने कहा इसमें से 5 फ्लोर तो आप रख लेना। ये हो गया आपका कंसिडरेशन जो आपने मुझे प्लॉट दिया, और 5 फ्लोर मैं रख लूँगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। एक इंडिविजुअल है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। सबसे पहले इसने अपना दिया प्लॉट। इस प्लॉट के अगेंस्ट में जो इसे मिला, पहले प्लॉट दिया और इसे क्या मिलता है, बिल्डिंग मिलती है। 5 फ्लोर मिलते हैं, 5 बिल्डिंग में लिख रही हूँ, 5 फ्लोर मिलते हैं। देन कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने दिया अपना सर्विस। कॉन्ट्रैक्टर जब बना रहा है, आपका घर बना रहा है, तो ऑब्वियसली उसका सीमेंट, उसका जो भी ईंट पत्थर सब कुछ लग रहा है, उसके वर्क फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये जो सर्विस दे रहा है, आइडियली अगर आप घर बनवाएं तो फिर आपको भी कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पैसे देना चाहिए। तो यहाँ पे तो जो इंडिविजुअल है वो पैसा खर्च करना नहीं चाहता है, तो इस सर्विस के बदले 5 फ्लोर मिले कॉन्ट्रैक्टर को। अब दोनों ने एक दूसरे की सर्विस को, एक दूसरे के कंसिडरेशन को सेटिस्फाई कर दिया और दोनों जगह यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुई। अब हमारा कैपिटल गेन में जो ट्रांजैक्शन पकड़ा जाता है वो ये वाला पकड़ा जाता है, पहला वाला। हुआ क्या, यहाँ पे तो सर्विस के अगेंस्ट आपको 5 फ्लोर मिल रहे हैं, दैट इज़ इररेलेवेंट। कैपिटल गेन में यहाँ पे जब आपने प्लॉट ट्रांसफ़र किया ना, तो ये आपका एक तरीके से सेल हो गया। आपने प्लॉट को अपना ट्रांसफ़र किया तो ऑब्वियसली ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये आपने एक कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किया है, तो ये आपका सेल नहीं बोलेंगे, ये आपका ट्रांसफ़र हो गया। और ये आपका ट्रांसफ़र हो गया तो अब इस पर कैपिटल गेन लगना चाहिए। तो होता क्या है, सपोज़ करो मैंने अपना प्लॉट ट्रांसफ़र किया,
अब प्लॉट ट्रांसफ़र किया तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए मेरे पास कुछ, और फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होना चाहिए। मुझे जो 5 बिल्डिंग मिली यही मेरी कंसिडरेशन है। अब ये जो 5 बिल्डिंग है, इस 5 बिल्डिंग का मैं देखूंगी कि जिस दिन मुझे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, ध्यान देना मेरी बात को, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू हो रहा है ना, चाहे होल या फिर पार्ट, ऐसा नहीं कि कंप्लीट मुझे पूरी बिल्डिंग का सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू हो रहा है तभी नहीं, अगर पार्ट में भी जिस दिन मुझे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू हो रहा है उसी डेट को हम मानेंगे ट्रांसफ़र। उसी डेट को क्या मानेंगे? ट्रांसफ़र। और अगर उस डेट को ट्रांसफ़र मान लिया तो उस पर्टिकुलर रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर में हमें टैक्स भी लग जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो 5 बिल्डिंग का जो भी उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा वो मेरा हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। साथ में अगर कुछ कैश मिला है, अगर कुछ मिला है तो, नहीं मिला है तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, और मिला है तो जो अमाउंट है वो अमाउंट हो जाएगा। और 5 बिल्डिंग इंटू उसकी जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। और ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे होता है जिस दिन होल या पार्ट में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू हुआ है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये जो मेरा प्लॉट था ये तो मैंने कहीं तो ये जो प्लॉट था ये मैंने कहीं पे 1990 में ख़रीदा था। अच्छा चलो 1990 नहीं लेते हैं, 2005 में ख़रीदा था, क्योंकि 2005 का इंडेक्सेशन है हमारे पास। 2005 में हमने ख़रीदा था 10 लाख रुपए में। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख रुपए इंटू हम अपना इंडेक्सेशन लगा देंगे, तो हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल के आ जाएगा और ये मेरा कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। मैंने आपको एक छोटे से एग्जाम्पल में इस पूरे कंसेप्ट को तोड़ने की और समझाने की कोशिश की है। अब आपको यही अलग अलग चीज़ें, जैसे कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, किस दिन ट्रांसफ़र माना जाएगा, पूरे टॉपिक में, पूरे पॉइंट में, इस पूरे सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A में यही चीज़ें अलग अलग पॉइंट बना के समझाई हुई हैं। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। कहीं पे भी अगर मुझे लगेगा छूट गया है तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। देखो, owner of land may face genuine hardship in paying capital gain tax in the year of transfer। इसलिए ईयर ऑफ ट्रांसफ़र में जेन्युइन हार्डशिप होगा, क्योंकि बेयर विद द लाइट, क्योंकि थोड़ा सा लाइट आजकल डिस्टर्ब चल रहा है। जेन्युइन हार्डशिप क्यों होगा? क्योंकि उसने सिर्फ लैंड ट्रांसफ़र किया है, और हार्डशिप तब हो जाती है जब आपके पास, आपने लैंड तो ट्रांसफ़र किया बट आपके पास कुछ आ रहा है। बताओ, कुछ भी नहीं आ रहा है ना मेरे पास। लैंड मैंने ट्रांसफ़र कर दिया लेकिन मुझे बदले में कोई कंसिडरेशन, कोई कैश, कोई चेक मिल नहीं रहा है जिससे मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे सकूं, तो इसलिए जेन्युइन हार्डशिप हो सकती है। तो ओनर ऑफ लैंड जो है उसको फेस करना पड़ सकता है जेन्युइन हार्डशिप इन केस ऑफ एन एसएससी बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ। एक बात को ध्यान रखना, इस पूरे सिनेरियो को जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ पे अप्लाई होता है। ये किसी कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म या अदरवाइज किसी पे भी अप्लाई नहीं होता, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ पे होता है, जो कि एंटर करते हैं स्पेसिफाइड एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट। द कैपिटल गेन फ्रॉम सच ट्रांसफर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जिस दिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू किया, चाहे होल में किया है या पार्ट में किया है, उस दिन हम ट्रांसफ़र मानेंगे और उसी पर्टिकुलर ईयर में जो है कैपिटल गेन निकाला जाएगा। अब ऊपर आपको दिया था कि स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, एसएससी बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में एंटर करते हैं किस लिए? डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट के लिए। तो स्पेसिफाइड एग्रीमेंट का मतलब अब आपको यहाँ पे समझाया गया है, मीन्स रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन ओइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको प्लॉट का एग्जांपल लिया था, बट मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि यहाँ पे मेरा एक छोटा सा बिल्डिंग हो या फिर मेरा एक बड़ा ही बिल्डिंग हो, बट मैं चाहता हूँ कि इसको तोड़ के और कुछ बड़ा करवा दो या वॉट एवर में भी मैं करवाना चाहता हूँ। तो या तो आप लैंड ओन करते हो या फिर लैंड और बिल्डिंग ओन करते हो या फिर बोथ ओन करते हो। एग्री टू अलाउ अनदर पर्सन टू डेवलप ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, और मैं एग्री करती हूँ एक अनदर पर्सन को कि आप डेवलप करिए ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को ऑन सच लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन कंसिडरेशन ऑफ, और कंसिडरेशन में हमें क्या मिलने वाला है? शेयर बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। हमें जो बनेगा ना, ये जो बनेगा इसी में से हमें कुछ शेयर मिलने वाला है, चाहे 50% मिले, 60% मिले, वॉट एवर जो भी हमें मिले, इसी में से हमें कुछ शेयर मिलने वाला है। कंसिडरेशन ऑफ ए शेयर बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन सच प्रोजेक्ट वेदर विद और विदाउट पेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज इन कैश। मतलब मान लो हमने टोटल 100 करोड़ का, अगर सपोज करो तय किया, अगर मैंने 100 करोड़ का
तय किया, मेरे पास जो प्लॉट था उसको लेकर के मैंने 100 करोड़ का अपना कंसिडरेशन तय किया। तो हो सकता है मुझे 60 करोड़ के तो फ्लैट्स मिल रहे हों और 40 करोड़ कैश मिल रहा हो, मतलब चेक मिल रहा हो हमें। और ये भी हो सकता है कि टोटल 100 करोड़ का मुझे फ्लैट है मिल रहा हो। तो दोनों में से कोई भी हो हम उसको कंसिडरेशन ही मानेंगे। बी पॉइंट आपका बोलता है सेक्शन 48 के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ए शेयर बिंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन ए प्रोजेक्ट ऑन द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ सेट सर्टिफिकेट। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो हम निकालेंगे ना, तो जिस दिन कंपिटेंट अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट इशू किया उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि उसी दिन हम ट्रांसफ़र मान रहे हैं, तो इसीलिए उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी लेंगे। एज इंक्रीज्ड बाई एनी कंसिडरेशन रिसीव इन कैश, और अगर कुछ कंसिडरेशन कैश में रिसीव हुआ है तो उसे भी कंसिडर करेंगे। शैल बी डीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों मिला के जो है आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है these beneficial provision would not apply where assessee transfer his share in the project on or before date of issue of set completion certificate। चलो यहाँ पे आपको एक नई चीज़ बताते हैं। मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये प्लॉट था, मैंने ट्रांसफ़र किया, मैंने यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करवा ली। 5 तो बिल्डिंग मुझे मिल गई, 5 फ्लोर मुझे मिल गया, 5 फ्लोर मिल गया कंस्ट्रक्शन वाले को। अब हमें फ़ायदा क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम कह रहे हैं कि जिस ईयर में आपको पार्ट या फिर होल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा हो उस ईयर में हम ट्रांसफ़र मानेंगे। जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना, तो आप उस सर्टिफिकेट को दिखा करके किसी को बेच भी सकते हैं। आपने उस पर्टिकुलर 1 फ्लोर 2 फ्लोर बेच दिया तो गवर्नमेंट ये मान रही है अब आपके हाथ में कैश कुछ आ गया, और जब आपके हाथ में कैश आ गया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे क्या करने के लिए? टैक्स पे करने के लिए। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर सपोज करो जो फ़ायदा जो दे रहे थे वो एक्चुअली जो इंटेंट था गवर्नमेंट का वो यही था कि जिस ईयर में आपने ट्रांसफ़र किया उस ईयर में आपके हाथ में कुछ आया नहीं, ना ही कुछ कैश आ रहा है, ना ही कुछ अदरवाइज कंसिडरेशन आ रहा है, तो आप मतलब आप दे ही नहीं सकते टैक्स उस पर्टिकुलर ट्रांसफ़र पे। तो इसलिए इन्होंने ये प्रोविज़न लाया कि हम एक काम करेंगे कि जिस ईयर में आपको होल या पार्ट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल रहा है उस ईयर में हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल जाएगा तो आप इस सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन को दिखा करके जो आपको 5 फ्लोर मिले हैं उसमें से 1 फ्लोर 2 फ्लोर बेच भी सकते हैं इन केस यू वांट टू, या अपना होल्ड करना चाहे तो चाहे जो भी। एक पर्टिकुलर केस को लिया गया कि अब आप इस पर्टिकुलर फ्लोर को बेच भी सकते हैं। तो जब मैंने कहा कि आप इस पर्टिकुलर फ्लोर को बेच भी सकते हैं तब आपके पास कुछ कैश आ जाएगा, और कैश आ जाएगा तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे टैक्स को पे करने के लिए। ठीक है, बट अगर मैंने सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलने से पहले ही किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि ये वाला फ्लोर अभी बन रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन नहीं मिला है, बट मैं आपके नाम ये कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो हम आपको बेनिफिट दे रहे थे टैक्सेशन का कि बाद में लगाएंगे, वो बेनिफिट अब हम आपको नहीं देंगे। जिस ईयर में आपने बेचा उसी ईयर में आपका हम कैपिटल गेन का टैक्स लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो कैपिटल गेन टैक्सेशन होगा वो नॉर्मल प्रोविज़न जो आपका लगता है उसी तरीके से, आप बेच रहे होंगे तो आपको कुछ कंसिडरेशन मिल रहा होगा, उसी तरीके से करके हम लगाएंगे। फिर बात करते हैं पॉइंट डी में। कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है अथॉरिटी इन पावर टू अप्रूव द बिल्डिंग प्लान बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जो जिसके पास ये पावर होती है कि वो अप्रूव कर सके किसी बिल्डिंग को या किसी प्लान को। सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका क्या बोलता है? इसी जो हमने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पढ़ा उसी के लिए बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। टेक्स्ट को छोड़ते हैं हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको अभी तक जितनी चीज़ें बताई हैं, मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने एक रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा 2010 में 10 लाख रुपए का। अब ABC जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसके साथ ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं विद मिस्टर एक्स ऑन 1/1/2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। और जो उसके टर्म्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मिस्टर एक्स जो है हैंडओवर कर देंगे पोजीशन को ऑन 1/1/2022। 1 जनवरी 2022 को पोजीशन ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब अगर आपको याद होगा तो जैसे ही पोजीशन ट्रांसफ़र होता है, पोजीशन का ट्रांसफ़र होना इसका मतलब ये होता है ट्रांसफरिंग द पोजीशन मीन्स इट इज़ कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र। और जैसे ही ये ट्रांसफ़र के डेफिनेशन में आ गया मतलब कि उस पर्टिकुलर ईयर में ट्रांसफ़र हो गया, बट हम इस पर्टिकुलर ईयर में टैक्स नहीं लगाएंगे। टैक्स हम तब लगाएंगे जब हमारा होल या पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा। ठीक है, तो मिस्टर एक्स
विल हैंड ओवर द पोजीशन, 1/1/2022 को पोजीशन हैंड ओवर हो जाएगा एज ए कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन के तौर पे ABC क्या करेगी, 40 लाख रुपए कैश पे कर रही है, ठीक। अब यहाँ पे लिखती हूँ, और 5 रेसिडेंशियल यूनिट पे दे रही है। पूरे 10 रेसिडेंशियल यूनिट बना रही है और 5 वो क्या करेगी, मिस्टर एक्स को दे देगी, 5 ABC अपने पास रख लेगी जो उसने काम किया है उसके कंसिडरेशन के बदले। और कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होगा 31 मार्च 2023 को। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 31 मार्च 2023 को 30 लाख रुपए दी गई है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है 31 मार्च 2023 को इशू हुआ है। अब देखो, एज पर डेफिनेशन तुम्हारा ट्रांसफ़र यहाँ हो रहा है, मतलब कौन से फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, ये हो रहा है 21-22 में। बट क्या 21-22 में टैक्स लग जाएगा इस पे? द आंसर वुड बी नो। तो कौन से फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लगेगा, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल रहा है। और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आपको मिल रहा है 23 में, तो ये कौन से ईयर में हो रहा है, 22-23। तो आपका FY23 में हम निकालेंगे क्या, कैपिटल गेन पे टैक्स। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की बात करते हैं, 40 लाख रुपए तो वो कैश देने की बात कर रही है, और कहा है कि 5 हम आपको यूनिट दे देंगे। और 5 यूनिट देंगे, मैंने आपको बोला कि जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ, मतलब कि 31 मार्च 2023 को, ये जो ट्रांसफ़र का डेट है, जिस दिन कंप्लीशन इशू हुआ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, ये जो ट्रांसफ़र का डेट है, इस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे। इस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 30 लाख रुपए, तो 5 × 30 लाख, आपका टोटल कितना हो गया FBC, आप मुझे बताओ। 150 + 40, 190 लाख रुपीज़ हो गया, ठीक। अब देखते हैं हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए 2010 में ये खरीदा गया था 10 लाख रुपए में, तो 10 लाख रुपीज़ इंटू समथिंग कुछ भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा आपका, और आपका यहाँ पे कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। अब आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि मिस्टर ए इंडिविजुअल है, मैंने आपको बोला ना सेक्शन 45(5) दो ही लोगों पे लगता है, कि इंडिविजुअल और HUF पे, और मिस्टर ए इज़ एन इंडिविजुअल, तो इनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। विल नॉट बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022 में ये टैक्सेबल नहीं होगा, रैदर ये टैक्सेबल होगा 2023 में। और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो 1 अप्रैल 2010 से गिनी जाएगी टिल 31 दिसंबर 2021, क्योंकि ट्रांसफ़र एक्चुअली में तो इसी दिन हो गया है ना, जिस दिन आपने पोजीशन ट्रांसफ़र किया, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए यही डेट रहेगा। बट जब टैक्स लगाएंगे उसका जो फाइनेंशियल ईयर देखेंगे उसके लिए सिर्फ ईयर चेंज हुआ है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। थोड़ा 1-2 प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम्पल, आपको और क्लियर हो जाएगा। सेल कंसिडरेशन 190 लाख, हमारा भी 190 लाख आया था, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है 10 लाख इंटू आपका इंडेक्सेशन लगा है 18.98 निकल के आ रहा है, 171.02 लाख जो है आपका कैपिटल गेन आ गया। आगे हमारा बोलता है एज पर सेक्शन 54 ECEE investment has to be made within 6 months from the date of transfer. Therefore, above example, investment under 54 ECEE should be made within 6 months from 1/1/2022, that is up to 30th June 2022, to avail deduction in the year of 22-23. अब देखो, आपको एक बात बताती हूँ, 54 EC अगर नहीं समझ में आ रहा हो ना तो कोई बात नहीं, बट अगर थोड़ा सा भी रिकॉल कर पा रहे हैं कंसेप्ट को तो होल्ड करना, नहीं समझ में आ रहा हो तो जब ECEE पढ़ेंगे ना तब और क्लियर हो जाएगा। 54 EC और EE में इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ये दोनों सेक्शन। देखो 54 EC और EE में ना आपको मिलता है, जैसे कि हम सेक्शन 54 सेक्शन 54F पढ़ते हैं, उसी तरीके से ये दोनों भी सेक्शन है। यहाँ पे बोला गया कि अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ तो आप इसके अमाउंट को क्या करना, विदिन 6 मंथ, जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ, मेरी बात को ध्यान रखना, जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ उसके विदिन 6 मंथ आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर देना। तो जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका हम आपको डिडक्शन दे देंगे। अब ना यहाँ पे एक केस आ रहा है, जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा FY 21-22 नहीं लग रहा, 22-23 लग रहा है। तो क्या जो 6 महीने कैलकुलेट होगा वो इस यहाँ से होगा या यहाँ से होगा? द आंसर वुड बी, सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जब टैक्स चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको ये बेनिफिट दिया है,
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए और गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो थोड़ा राहत दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इसके पास ट्रांसफ़र तो इसने किया है बट कुछ पैसे नहीं आए हैं, तो इसको राहत देने के लिए यहाँ पे 22-23 कर दिया। बट 21-22 में तो एक्चुअली में ट्रांसफ़र हो गया। आपने अभी देखा कि जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा वो भी 21-22 तक की फाइनेंशियल ईयर तक होगा। अंडरस्टूड माई पॉइंट? उसी तरीके से जब हम 54 EC देख रहे होंगे तो उसके लिए भी हम 21-22 वाला ही ईयर देखेंगे। जैसे यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो दिसंबर में हो रहा था, तो दिसंबर के बाद से हम 6 मंथ देखेंगे। दिसंबर 21 को हो रहा था, ठीक है। तो दिसंबर के बाद वाला हम 6 मंथ यहाँ पे लेंगे, मतलब जैन फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून 22 तक 2022 जून तक 30 जून 2022 तक आपका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 30 जून 2022 तक आपका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। अब आपके मन में एक वैलिड क्वेश्चन आएगा जिससे मैं भी एग्री करती हूँ कि जब सरकार ने ये सोचा कि टैक्स देने के पैसे तो है नहीं बेचारे के पास, तो हम इसको उस समय दे देते हैं जिस समय ये अपना प्लॉट बेचेगा, तो आइडियली इन्वेस्टमेंट भी तो तभी देना चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट, क्योंकि पैसे भी इसके पास तभी आएंगे और तभी तो ये इन्वेस्ट कर पाएगा। आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू, बट ये लॉ है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। लॉ इसी तरीके से बनाया गया है कि सिर्फ टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है देन यू हैव टू कंसिडर दिस ईयर ओनली। अच्छा, एक आपको बात बताती हूँ, यहाँ पे मेरा एक ध्यान गया। शुड बी मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द मंथ 1 जनवरी 2022 से होना चाहिए, ठीक है। और 6 महीने का टाइम है तो 30 जून 2022 तक हो जाना चाहिए टू अवेल डिडक्शन इन द ईयर 2023। अब जो डिडक्शन आपको मिलेगा ना वो ईयर 2020 मतलब 22-23 में मिलेगा। आपने इन्वेस्ट कर दिए बट उसका बेनिफिट, क्योंकि देखो आप ईयर 2023 में 22-23 का जब आप अपना कंप्यूटेशन बना रहे होगे, इसी कंप्यूटेशन में तो कैपिटल गेन दिखाओगे, 21-22 में थोड़े ना दिखा पाओगे, ऑब्वियसली नहीं दिखा पाओगे। सरकार ने कहा इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड वही रखते हैं, बट जो डिडक्शन मिलेगा वो कैपिटल गेन आपका 21-22 में तो दिख ही नहीं रहा होगा। कैपिटल गेन तो आपका दिख रहा होगा 22-23 में, और इसी का अगेंस्ट तो हम जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो डिडक्ट करेंगे। तो आप जो रिड्यूस करोगे वो 22-23 में ही करोगे, बट इन्वेस्टमेंट अप टू दैट टाइम पीरियड जिस दिन से एक्चुअली में ट्रांसफ़र हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैव सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 जो आपका बोलता है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर मेंबर टू फर्म एओपी बीओआई। चलो कंसेप्ट समझते हैं और उसके बाद से हम पढ़ेंगे, और अगर कहीं पे कुछ ना समझ में आए तो एज़ यूजुअल आप पूछ सकते हो, और अगर कुछ छूट जाएगा मेरे समझाने में जो कि ड्यूरिंग रीडिंग टेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो उसको भी मैं समझा दूँगी। आओ समझते हैं कहता क्या है। एक पर्सन है यहाँ पे, एक इंडिविजुअल है, यहाँ पे कोई फर्म है। अब इस फर्म को इस फर्म ने इस इंडिविजुअल को एडमिट किया एज अ पार्टनर। अब जब आप पार्टनर बनते हैं तो आपको कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करना होता है। आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कुछ भी रुपए लेकर के आते हैं, जो भी आपका कैपिटल नीड होता है, जो भी मांगा जाता है। But sometimes what happens that instead of cash, when I'm saying cash, do not interpret it as the cash amount, rather it is bringing cash, bringing amount, bringing sum in the form of RTGS or NEFT or anything. Cash तो इतना अलाउ ही नहीं है ट्रांजैक्ट करना। So generally आप इतना कैश लाते हैं, but sometime what happens that instead of bringing cash, what people bring is their capital asset, ठीक। अब जब कैपिटल एसेट ब्रिंग करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ होती है। पहले अगर एक लैंड है, सपोज करो इस लैंड का ओनर कौन था, पहले मिस्टर ए थे। अब मिस्टर ए जब यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं एज ए पार्टनर, मिस्टर ए जब यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं एज ए पार्टनर, तो हो क्या रहा है, अब इस लैंड के ओनर कौन हो जाएंगे, एबीसी फॉर्म है मानो तो एबीसी फॉर्म हो जाएगी। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस केस कि यहाँ पे ना एक सेल हो रहा है, एक ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कैपिटल गेन अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए ये बोला गया कि अगर इंडिविजुअल ने अगर अपना कोई भी पर्टिकुलर कोई कैपिटल एसेट अगर वो ले करके जाता है किसी फॉर्म में एडमिशन के अगेंस्ट, तो वो ट्रांसफ़र माना जाएगा। और जब वो ट्रांसफ़र माना गया तो क्वेश्चन उठता है उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। मैंने कहा कोई भी कैपिटल एसेट, सपोज करो एक पुरानी सी पेंटिंग है जो वो ले करके गया,
तो जो भी अमाउंट, मान लो अगर पेंटिंग ले करके गया है, तो जो भी अमाउंट फर्म ने 40 लाख रुपए अगर रिकॉर्ड किए तो ये 40 लाख रुपीज़ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में उसने खरीदा होगा, मान लो 10 लाख में खरीदा, इनटू जो भी उसका इंडेक्सेशन लग जाएगा एंड देन कैपिटल गेन निकल जाएगा। ओके, बट ये मैंने आपको बताया कि ये अगर एक पेंटिंग लेकर के गया, तो अगर एक ज्वेलरी लेकर के जाता है तो भी यही चीज़ें होंगी। बट अगर एक बिल्डिंग लेकर के जाता है तब क्या होगा? अगर एक बिल्डिंग लेकर के जाता है, देखो हो सकता है, मैं आपको इसके पहले एक चीज़ बताती हूँ कि इंडिविजुअल पेंटिंग लेकर के गया, 40 लाख रुपए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 40 लाख रुपए फर्म ने एज ए कैपिटल उसको इंट्रोड्यूस किया, मतलब जो फर्म की बुक में रिकॉर्ड हुआ इस पेंटिंग की वैल्यू वो हुई 40 लाख रुपीज़। बट एक्चुअली में इस पेंटिंग की वैल्यू 50 लाख है, तो क्या ये 50 लाख हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? द आंसर वुड बी नो। साफ साफ लिखा हुआ है आपके पास लॉ में कि जो अमाउंट फर्म रिकॉर्ड करेगी या एओपी या बीओआई रिकॉर्ड कर रहा है वही मेरा कंसिडरेशन अमाउंट होगा। तो चाहे इसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, 50 हो, 60 हो, कुछ भी हो, या 30 हो या 20 हो, तब भी जो भी अमाउंट रिकॉर्ड किया गया है वही अमाउंट होगा। लेकिन जब बिल्डिंग की बात आती है तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये बोला गया कि मान लो अब यहाँ पे पेंटिंग की जगह मान लो कि बिल्डिंग लेकर के जा रही है, लैंडेड बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी लेकर के जा रहा है। अब आईपी लेकर के गया तो रिकॉर्ड हुआ, जो बुक में रिकॉर्ड हुआ वो हुआ 40 लाख रुपीज़, बट जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो है 50 लाख रुपीज़। तो इस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? द आंसर वुड बी 50 लाख रुपीज़। द ओनली एक्सेप्शन इज आईपी। आईपी का केस होगा तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करेंगे, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो यही सेम हो जाएगा, आपका कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थोड़ा सा पढ़ देती हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। वेयर अ पर्सन ट्रांसफर कैपिटल एसेट टू फॉर्म एओपी या बीओआई, मैंने फॉर्म का एग्जांपल लिया था बट एओपी भी हो सकता है, बीओआई भी हो सकता है, इन विच ही इज ऑलरेडी पार्टनर मेंबर और इज टू बिकम ए पार्टनर मेंबर। या तो आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर आप इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में ये बोला गया है। Otherwise the profit or gain arising from such transfer will be charged to tax as the income of the previous year in which such transfer took place। तो जो भी प्रॉफिट या गेन हुआ वो उसी ईयर में चार्ज होगा जिस ईयर में आपने ट्रांसफ़र किया। सेल कंसिडरेशन इन दिस केस विल बी अमाउंट डीम्ड टू बी, माना जाएगा, डीम किया जाएगा कौन सा? जो अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट में। अंडरस्टूड माई पॉइंट? और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, पढ़ूंगी नहीं मैं एग्जाम्पल को, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख है, और यहाँ पे ये बोला गया था कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 40 लाख है। तो हम क्या करेंगे? अच्छा चलो बता ही देती हूँ। फेयर मार्केट वैल्यू जो है 1 Feb 2023 को ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है 45 लाख रुपए, लेकिन फर्म ने अपने बुक में 40 लाख रिकॉर्ड किया है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपए है, तो एफवीसी क्या होगा? एफवीसी 50 लाख रुपीज़ होगा। जो भी लैंड एंड बिल्डिंग का केस आ जाए तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही लेंगे। आगे बोला गया है 45(3) में, द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म shall be deemed to be sale consideration, however as per section 50C the consideration shall be stamp duty value। मतलब कि जनरल लॉ तो हमारा ये बोलता है कि जो भी अमाउंट बुक्स में रिकॉर्डेड है वही मेरा सेल कंसिडरेशन होगा, बट 50C लग जाता है जो कि बोलता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही मेरा सेल कंसिडरेशन होगा। तो 50C ओवर रूल कर जाता है 45 सब सेक्शन 3 को, और एज पर 50C जो आपका FVC होता है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाता है, मतलब 50 लाख रुपये ही हो जाएगा। अच्छा चलो, एक मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया था, यहाँ पे बताती हूँ। देखना, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। मैंने बोला ये बिल्डिंग है, ओके। अब जो बुक्स में रिकॉर्ड हुआ वो 40 लाख हुआ, ठीक। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपए है। यहाँ पे मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने ट्रांसफ़र किया, FVC निकला, कंसिडरेशन अमाउंट 50 लाख लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनका निकल के आ गया, और सपोज करो इधर 30 लाख रुपए का कैपिटल गेन आ गया, ओके। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ रहा है। 40 लाख रुपए बुक्स में रिकॉर्डेड है, 50 लाख रुपए यहाँ पे सेल कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे भी 50 लाख होना चाहिए, इधर भी बुक में 50 लाख होना चाहिए। तो अगर आपको 56(2)(10) याद है, अगर नहीं याद है तो आप एक बार क्लास जाके देख लीजिए।
56(2)(10) याद है, जो कि बोलता है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से डिफर अमाउंट आप रिकॉर्ड करते हैं तो हम ऐसे मान लेंगे कि जो भी डिफरेंस है, इन माई केस द डिफरेंस इज़ 10 लाख, तो जो भी डिफरेंस है वो आपका एज ए गिफ्ट टैक्स हो जाएगा। मतलब टैक्स हम पूरा का पूरा 50 ही करेंगे। देखो होना भी चाहिए 50। अब यहाँ पे क्या होता है, पनिशमेंट देते हैं। अगर अगर इन लोगों ने 50 रिकॉर्ड किया होता, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर इन लोगों ने 50 रिकॉर्ड किया होता, 50 माइनस दिस 30 लाख रुपए मिस्टर ए पे टैक्स लग जाता। बट क्योंकि इन लोगों ने चोरी करने की कोशिश की और 40 लाख रुपए रिकॉर्ड किया है, तो लॉ इनको पनिश करेगा। और पनिश किसको करेगा? फॉर्म को पनिश करेगा। फॉर्म को ऐसा मानेगा कि फॉर्म ने जो 10 लाख रुपए कम रिकॉर्ड किए हैं, जो अंडर रिकॉर्ड किया है, ये फॉर्म ने 10 लाख रुपए एज ए गिफ्ट लिया है, और गिफ्ट है तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा 10 लाख रुपए। अब समझ रहे हो, केस यहाँ पे वही है। पहले भी मिस्टर ए को 30 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ता था, अभी भी इन एनी केसेस 30 लाख रुपए पे टैक्स देना है। बट क्योंकि फॉर्म अंडर रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए ये 10 लाख रुपए हम फॉर्म के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। अगर फॉर्म यहाँ पे 50 रिकॉर्ड करती है तो ये टैक्सेबल नहीं होता। तो क्योंकि एक्चुअल वैल्यू रिकॉर्ड हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए एक तरीके से ये पनिशमेंट है 56(2)(10) में। तो यही बोला गया है कि अगर जो भी डिफरेंस अमाउंट है, वो डिफरेंस अमाउंट को हम गिफ्ट मान लेंगे और टैक्स कर देंगे। सेक्शन 56(2)(10 इज ऑल्सो अट्रैक्टेड सिंस द फर्म हैज रिसीव्ड द फ्लैट फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 40 लाख विच इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू of flat, therefore 10 lakh 50 minus 40 shall be treated as income from other sources in the hands of the firm. The cost of acquisition of the flat in the hands of the firm shall be 50 lakh. और अगर फॉर्म जो है फर्दर 10 साल बाद इसे 70 लाख रुपए में बेचती है, तो फॉर्म के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा? फॉर्म के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख रुपए हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, सेक्शन 10 सब सेक्शन 37। देखो एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, वैसे तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि ऐसा क्यों होता है। जब मैंने कहा आपको कि फर्म जब आगे इसको सेल करेगी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फर्म का 50 लाख रुपए होगा, 40 लाख रुपए नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा लॉजिकल होके समझना। देखो 40 लाख नहीं होगा, एक ही चीज़ के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। आपने अंडर रिकॉर्ड किया था तो 10 लाख रुपए आपको ऑलरेडी टैक्स किया जा चुका है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। अंडरस्टूड माई पॉइंट? जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी टैक्स किया जा चुका है, और अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 नहीं मानेंगे, सपोज करो कि सेल हुआ, आगे चल के जब 10 साल बाद फर्म ने बेचा तो 100 लाख में सेल हुआ, तो अगर 50 ना मान के अगर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 ले लें, सपोज ऐसे तो लॉ है 50 लेने का, बट 40 ले लें, तो हमारा बचता है 60 लाख रुपीज़ कैपिटल गेन, और 60 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर हम 50 लेते तो हमारा आता 50 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ता। तो ये 10 लाख का डिफरेंस, यही 10 लाख का तो डिफरेंस है। तो आप समझ रहे हो, अगर 40 लेंगे तो आप 2 बार एक ही चीज़ के लिए पेनलाइज हो रहे हो। तो ये थोड़ा सा हार्डशिप हो जाता है। आपको एक ही बार हार्डशिप झेलनी है कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, एक इनकम पे 2 बार तो टैक्स ले नहीं सकते, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो क्योंकि इस 10 लाख पे ऑलरेडी टैक्स लिया जा चुका है, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख रुपए हो जाएगा। देख रहे हो टैक्स कितना ईजी है, लॉजिकल समझे तो मुझे समझ नहीं आता है। डीटी बहुत आसान है, रियली बहुत आसान है, अगर आप इसको समझ के प्रैक्टिस करो तो। आज का हमारा लास्ट टॉपिक सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक लाइन में बता के ख़त्म कर देती हूँ। देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होता है ना, जो गांव में है, जो विलेज एरिया में है, वो तो हमारा कैपिटल एसेट के स्कोप से ही बाहर है, वो आपके डेफिनेशन में ही नहीं आता। तो अगर कल को फार्मर्स इसे बेचते भी हैं, तो अगर उनको कैपिटल गेन होता भी है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। बट सपोज़ करो कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, तो मान लो वो भी तो एग्रीकल्चरल लैंड ही है। तो क्योंकि फार्मर्स को हार्डशिप ना हो, इसके लिए इस लॉ को लाया गया कि अगर कोई अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है और अगर इसे बेचा जा रहा है, तो दो ये एसेट जो है, ये लैंड जो है, ये आपका कैपिटल एसेट है, बट इसके बेचने पे भी हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। बट क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें एक और डाउट था कि ये भी हो सकता है बहुत से लोगों के पास प्लॉट हो अर्बन एरिया में और क्लेम करने लगे कि ये मेरा तो एग्रीकल्चरल लैंड है, तो इसलिए एक और प्रोविज़न इंसर्ट किया गया कि ये जो लैंड है वो ईदर यू और बाय योर पेरेंट्स
2 साल तक, जिस साल में अगर आप 22-23 में बेच रहे हैं तो इसके प्रीवियस 2 साल तक, मतलब 21-22 और 20-21, ये 2 साल तक ये फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस यूज़ होना चाहिए, तभी हम इस पे ये एग्जेम्पशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ओके, सो आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। आई होप कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई हो। मैं समझाने की तो बहुत कोशिश करती हूँ, प्रॉपर अपना जी जान लगा देती हूँ, बट उम्मीद यही रहती है कि आपको समझ में आ जाए। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है, सेक्शन 47, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं। सो मिलती हूँ आपको अपनी अगली क्लास में। टिल देन यू कीप स्माइलिंग।